Welcome student, to table study. Today I teach you political science chapter 3 of contemporary world politics, US hegemony in the world politics part 4. So today's topic is constraints on American power. So constraints मतलब क्या होता है? Constraint on American power means constraints limitation क्या है अमेरिकन पावर की? ठीक है। अगर अब देखा जाए स्टार्टिंग से ही, तो स्टार्टिंग से नोटिस क्या किया था कि हिस्ट्री भी अपने आप में ये बताती है कि जितने भी एम्पायर्स थे वो खुद ही अपनी वजह से ही या फिर कुछ अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही डिक्लाइन हुए हैं। तो वैसे ही अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, जो बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो बिगेस्ट लिमिटेशंस हैं अमेरिकन हेजेमनी में, वो अपने अंदर ही आती है। मतलब अमेरिकन हेजेमनी जो है वो अपनी कंट्री के अंदर से ही चीज़ें जो आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं। सो जो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनमें से जो पहला कॉन्स्ट्रेंट है वो है आपका इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ डिवीजन ऑफ बिटवीन द 3 ब्रांचेस। ओके। अब 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट क्या थी? 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ये हैं कि पहला आपका था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी अकॉर्डिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं आपके प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव में आपके क्या आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वी कैन से दैट द प्रेसिडेंशियल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जुडिशरी क्या है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं कि ये इनके लिए बिगेस्ट लिमिटेशन बन जाती है। लाइक एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट अगर किसी काम के लिए हाँ भर रहा है या किसी चीज़ काम को करना चाहता है और उसमें जुडिशरी और लेजिस्लेटिव की रजामंदी नहीं है, उनकी हामी नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। मतलब ये तो बोलेगा कि मुझे करना है, लेकिन ये दोनों बोलेंगे कि नहीं, ये काम गलत है। यहाँ पे जो चेक एंड बैलेंस का जो काम है, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी जो है वो चेक करती रहती है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, चेक एंड बैलेंस वाला। अगर कोई भी अनफेयर तरीका ये यूज़ करते हैं अपनी पावर को शो करने का, या भी कोई भी अनफेयर तरीका यूज़ करते हैं, अनफेयर चीज़ें हो रही हैं इनके गवर्नमेंट में, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और उनको चेक करना। ठीक है। सेकेंड कॉन्स्ट्रेंट आता है आपका डोमेस्टिक इन द नेचर एंड स्टेम्स फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अब अमेरिकन सोसाइटी में अगर हम ओपन नेचर की बात करें तो हर चीज़ यहाँ पे ओपन माइंडेड पीपल्स हैं। ठीक है, हर चीज़ नई नई वैरायटी की है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? मास मीडिया की। तो मास मीडिया जो है वो हर चीज़ को पब्लिश करती है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आती है। अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया हर चर्चे में जो चीज़ें बताती है कि नई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो लेके आती है हमारे सामने। तो यहाँ पे जो मास मीडिया है वो प्रिंट मीडिया भी है और न्यूज़ के थ्रू भी चीज़ें आती हैं जो हमेशा से क्रिटिसाइज़ भी करती गवर्नमेंट को। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा 4th पिलर आता है मास मीडिया का, इसमें इसकी वजह से जो इनके पास राइट रहता है क्रिटिसाइज़ करने का अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है। तो इनके पास जो एनालाइज करती हैं चीज़ें मीडिया, एनालाइज करना फिर क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है कि हम फ्री माइंडेड हैं, या फिर जो भी हम कुछ सोच रहे हैं, वट एवर वी आर थिंकिंग, वी हैव राइट टू एक्सप्रेस आवर थॉट, है ना। तो फ्रीडम है थॉट की कि हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या बोलती है कि कुछ भी गवर्नमेंट अगर कुछ भी एक्शन ले रही है, गलत एक्शन ले रही है या सही एक्शन ले रही है, उसको एनालाइज करना फिर उनको क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है। यहाँ पे ये देखा गया है कि हमेशा से गवर्नमेंट को ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो भी काम करते हैं उनको फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। थर्ड आता है आपका कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द अमेरिकन पावर इज़ द नेटो। अब नेटो क्या थी? हमेशा से उसकी फ्रेंडली अलाइंसेस रही हैं
और अलाइंसेस की वजह से जो भी इनका टेक एंड गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चल रहा था, इसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में कि जो भी छोटी कंट्री थी उनको बड़ी कंट्री से क्या बेनिफिट मिलता था, या बड़ी कंट्री को या सुपर पावर्स को छोटी कंट्री से क्या बेनिफिट मिलता था। इसकी वजह से इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा था, और जो भी मार्केट इकॉनमी थी वो भी बहुत अच्छी चल रही थी इन लोगों की, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ट्रेड अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से जो नेटो के कंट्रीज़ थी, जो नेटो कंट्रीज़ थी, उन्होंने ये सोचा कि जैसे ही ये बहुत ज़्यादा बिग कॉन्स्ट्रेंट किस रूप में आता है कि जो भी इनका जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चल रहा था वो भी कुछ सर्टेन सैंक्शंस, मतलब कुछ चीज़ों की वजह से नेटो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। मतलब हमेशा से अपने रूल को थोप देना उन छोटी कंट्री के ऊपर, छोटी कंट्री की ना सुनना, तो इसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे कि नेटो की कंट्री अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से वो उनका साथ नहीं रहना चाहती थी, यूएस का साथ नहीं देना चाहती थी। इसकी वजह से ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था। ये भी बहुत ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट है। थर्ड आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंडिया रिलेशन विद यूएस। अब यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है, जैसे कि हमने देखा था कि 20 ईयर्स फ्रेंडशिप जो थी वो उसने यूएसएसआर के साथ साइन करी थी। दैट मीन्स कि कोल्ड वॉर के टाइम जो इंडिया का जो काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा था वो किसके साथ रहा था, सोवियत यूनियन के साथ। लेकिन काफ़ी साल बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि वो खुद को लिबरलाइज करेगा, और जो भी उसकी इकॉनमी है, ठीक है, जो भी उसकी इकॉनमी है उसको इंटीग्रेट करेगा और एक ग्लोबल इकॉनमी के लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के साथ मैचअप करेगा। तो इसकी वजह से इंडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता गया, और इसके साथ उसको बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टनर्स भी मिल गए। मतलब बाकी कंट्रीज़ भी उसको सपोर्ट करने लगी और उसके साथ ट्रेड करने लगी, जिसके अंदर ट्रेड करने में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री थी यूएस। अब यूएस जो थी वो इंडिया को एक बहुत ही अच्छी पार्टनर के तौर पे मिल गई थी। काफ़ी सारी चीज़ों का ये ट्रेड आपस में ही करते थे, जिसमें से दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। अब दो ऐसे फैक्टर्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से यूएस का जो रिलेशन था इंडिया के साथ इन रिसेंट ईयर भी काफ़ी अच्छा है। जैसे टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, मतलब कि काफ़ी सारी ट्रीटी साइन करी गई हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, जितने भी अपग्रेडमेंट्स हैं, जितने भी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी को लेकर उस लेवल पे। दूसरा ये था कि रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि जो बेसिकली जो इंडियन पीपल्स थे जो मेनली इंडिया से बिलोंग करते थे वो अमेरिका में जाके काम करते थे और अमेरिका के लिए काम करते थे। तो इसकी वजह से जो रिलेशन था इन लोगों का बहुत ही अच्छा चल रहा था। जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो अमेरिका में जाके इंडिया के पीपल काम कर रहे थे। और इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं। दैट मीन्स कि यूएस ऑब्जॉर्व 65% ऑफ द इंडियन टोटल एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। जितना भी सॉफ्टवेयर सेक्टर का जो सामान जाता है वो 65% जो है वो इंडिया से जाता है, ठीक है। 65% जो है सॉफ्टवेयर का सामान जाता है। 35% जो है टेक्निकल स्टाफ, 35% जो है टेक्निकल स्टाफ बोइंग में, बोइंग एक जगह है अमेरिका में, वो इंडिया के पीपल्स होते हैं वहाँ पे। 3 लाख जो इंडियन वर्क्स इन सिलिकॉन वैली, मतलब 3 लाख पीपल जो हैं वो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। 50% जो हाईटेक स्टार्टअप्स हैं बाय द इंडियन अमेरिकन्स ही होते हैं। मतलब मैक्सिमम जितनी भी हाई लेवल की कंपनीज हैं, एमएनसीज वगैरह ओपन होती थी, ठीक है, वो किसकी वजह से होती थी, इंडियन अमेरिकन की वजह से होती थी। तो ये सारी चीज़ों से मिलाकर जो काम हो रहा था वो बहुत अच्छा रिलेशन शो कर रहा था, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो ग्लोबल हेजमनी में है तो क्या चूज़ करा, मतलब काफ़ी सारे एनालिटिस्ट ने डिसाइड किया था कि मतलब किस टाइप का जो रिलेशन है इंडिया शुड हैव विद यूएसए। तो इसमें से पहला जो था पॉइंट वो बहुत ही नॉर्मल है कि मेंटेनिंग अलूफनेस। या 3 ही रास्ते थे वहाँ पे, या तो बिल्कुल ही अलग हो जाओ और अलग होकर अपनी अपनी पावर को इंक्रीज़ करो, ठीक है, अपनी नेचुरल पावर को इंक्रीज़ करो। दूसरा था कि साथ रह के उसकी साथ रहकर हाथ मिलाकर म्यूचुअल कन्वर्जेंस में करके उनसे जितना बेनिफिट हो वो ले लो। मतलब टेकिंग एडवांटेज विद यूएस हेजेमनी, जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बेनिफिट लेते रहो।
या तीसरा था शुड टेक द लीड इन द एस्टैब्लिशिंग इन द कोलिशन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड, या तो फिर खुद ही निकल कर बाहर बाकी कंट्रीज़ के साथ कोलिशन बनाओ ताकि रिलेशन इम्प्रूव हो, ठीक है, ताकि काफ़ी टाइम हेल्प मिल सके और इस चीज़ का जो यूएस हेजमनी है उसको जो यूएस डोमिनेशन है उसको, हाँ, ये सारी कंट्री मिलकर हटा सके। नेक्स्ट आता है कि हाउ कैन हेजमनी बी ओवरकम। ठीक है, अब हेजमनी से ओवरकम किया कैसे जाए, मतलब अब हर चीज़ हमने बहुत क्लियरली पता करी कि एक कितने टाइम तक जो हेजमनी है वो एग्जिस्ट करेगी, या फिर इसके काफ़ी सारे रीज़न थे कि क्यों हो रहे थे, क्यों हो रही थी हेजमनी। तो अब हेजमनी को हम हटाए कैसे, मतलब इसके साथ हम ओवरकम कैसे करें, ठीक है। So, to overcome the hegemony, there are different strategies developed by the analytist. अब जो एनालिटिस्ट थे उन्होंने जितने भी क्रिटिसाइजर्स थे उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन और स्ट्रैटेजीज़ को फाइंड आउट करा, और जिसमें से दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये थी कि बैंडवैगन स्ट्रैटेजी। बैंडवैगन स्ट्रैटेजी क्या थी कि जो भी साथ रहकर, दैट मीन्स कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट हेजेमनी क्रिएट्स, जिसकी वजह से, जो डोमिनेंस की वजह से जो इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बाकी चीज़ों में, उन सारी चीज़ों का ये एडवांटेज ले, इनका बेनिफिट ले, ठीक है। जैसे क्या होता कि इनको मौका मिलता था क्या, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या रिक्वायरमेंट होती थी, इंक्रीज़ हो जाते थे इनके ट्रेड, इंक्रीज़ हो जाते थे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, जो भी यूएस नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता है तो इनको भी मिल जाती, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मिल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको एडवांटेज मिल रही थी। मतलब पहला स्ट्रैटेजी जो एनालिटिस्ट ने बोला था कि ये बैंड वैगन, मतलब साथ रह के जितना बेनिफिट हो सकता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा था यहाँ पे, सॉरी, इसी में एक पॉइंट और आता है कि ये बहुत ही बेस्ट वे था साथ रहकर काम करना, रेदर देन अगेंस्ट। अगर आप अगेंस्ट जाओगे तो ऑब्वियसली सुपर पावर थी, उसके अगेंस्ट में आप लड़ नहीं सकते थे, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन माना गया था कि साथ रहकर काम करना, ना कि अगेंस्ट जाना। और काफ़ी सारे एब्स्ट्रैक्ट बेनिफिट बाय द ऑपरेटिंग विद द हेजेमनिक सिस्टम। अब इससे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये आता है कि हाइड स्ट्रैटेजी। अब हाइड स्ट्रैटेजी क्या हो रही थी कि काफ़ी सारी नॉर्मल जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अडॉप्ट भी किया था इस ऑप्शन को। इट एम्प्लाइज द स्टेइंग एज far removed फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल। जितनी दूर जा सकते हो डोमिनेंट पावर से एज पॉसिबल आप चले जाइए, आप छुप जाइए जाके कहीं भी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि बाकी कंट्रीज़ जो थी वो छुप के अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी, जिनमें से बिगेस्ट एग्जाम्पल था चाइना का, रशिया का, यूरोपियन यूनियन का। ये इस बिहेवियरिज्म के बेस्ट एग्जाम्पल हैं जिसमें इन्होंने अपने आप को हटा के बिल्कुल छुपा लिया था अपने आप को, और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी पे ये वर्कड आउट कर रहे थे, मतलब काफ़ी सारा काम जो था वो कर रहे थे ये लोग। ये टाई अप नहीं करना चाहते थे यूएस के साथ, मतलब और मतलब हमेशा से ये एनिमी भी रहे हैं, मतलब चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन हमेशा से दूर दूर रहते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये इस चीज़ पे ये यूएस हम पे नज़र रखे और अटैक करे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये थी कि इसके अंदर एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो 1998 में जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट में जो कि एनपीटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो बात हुई थी, डिस्कस हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, इसमें क्या था कि कोई भी न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन इस चीज़ में इंडिया ने साइन नहीं किया था, बाकी कंट्रीज़ ने सबने साइन कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया वांटेड टू टेस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट। तो इस चीज़ में जो था कि उस टाइम
24 आवर्स जो था यूएस सब पे नज़र रखता था, स्पेशली इंडिया पे, हमेशा अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू 24 आवर्स जो भी नज़र रखता था, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करता था तो पता लग जाता था। तो बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का। और दूसरी बात ये कि आप मूवी भी देख सकते हो जॉन इब्राहिम की परमाणु जो मूवी आई थी, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये पूरी की पूरी जो बिहाइंड दिस जो स्टोरी थी वो पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। So till then, if you have any query, just comment in the comment section. Mention in the comment section, and for the more videos, just subscribe our channel Table Study.